ये जो प्ले है ये है फायर एंड द रेन। गिरीश ने इसको लिखा है। जो प्ले है वो बिगिंस करता है मतलब स्टार्ट होता है कि बहुत समय 10 सालों से ये बारिश नहीं हुई है और इस वजह से एक 7 साल लंबा जो सेक्रीफाइस है मतलब यज्ञ जो है वो कराया जाएगा इंद्र को खुश करने के लिए, जो कि बारिश के भगवान है। ऋषि जो है मतलब पंडित जो है वो आग में आहुति देते जा रहे हैं और गाते जा रहे हैं मतलब वही मंत्र वगैरह। उन्होंने फूलों की माला पहनी हुई है और उनके गले में वो सेक्रेट धागा है। राजा ने भी सेम सिमिलर कपड़ा पहना हुआ है, बस उसके सर पे वो उनका वो थ्रोन भी मान लो कह सकते हैं हम। परवासु जो है वो चीफ प्रीस्ट है मतलब कि बड़ा पंडित है उनका और वो उसे मतलब मॉनिटर कर रहा है उस यज्ञ को। और वो काफी यंग है मतलब सिर्फ 28 ईयर्स का है। और वहीं पे एक ब्रह्म रक्षा भी है मतलब ब्रह्म रक्षा एक ब्राह्मण सोल है जो कि ट्रैप्ड है डेथ और रिबर्थ के बीच में। डेफिनेटली वो सोल है तो कोई इसको नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकता है। इस यज्ञ में परवासु का भाई भी है, उसका नाम है अरवासु और वो मतलब उसके अपोजिट है और डेफिनेटली मतलब एक अच्छा और बुरा हर चीज़ में चाहिए होता है, तो इस वजह से अरवासु जो है वो डीमन है फिर भी उसको यहाँ पे अलाउड है तभी ये यज्ञ पूरा हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें एक और कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, नितिलय। अरवासु जो नितिलय है उनकी शादी होने वाली थी 1 महीने पहले लेकिन वो हुई नहीं। और अरवासु और जो परवासु थे वे एक दूसरे से बात नहीं करते थे नॉर्मली क्योंकि डेफिनेटली दोनों अपोजिट थे। अरवासु जो है वो पैट्रिसाइड का भी एक्यूज था मतलब पैट्रियार्कियल की करता था। और इसके अलावा जो एक चीज़ है मतलब अरवासु के लिए वो मतलब हम कह सकते हैं पॉजिटिव साइड में है, वो यही है कि मतलब सोसाइटी के भले के लिए वो यज्ञ में शामिल तो हुआ बारिश कराने के लिए। तो एक्चुअली स्टोरी जो है वो अब स्टार्ट होती है। दरअसल ये स्टोरी 3 पार्ट्स में है, तो ये पहला पार्ट है। अरवासु और नितिलय दोनों अपनी शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं और अरवासु जो है वो ब्राह्मण की फैमिली से है, इस वजह से वो नितिलय की फैमिली से जो है बात करने के लिए तैयार है। लेकिन नितिलय जो है वो लोअर कास्ट की है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। इस वजह से अरवासु जो है वो काफ़ी नर्वस है, तो नितिलय नेटिलय उसको शांत कर रही है। लेकिन दोनों में प्यार है। जैसे वो वहाँ से निकलते हैं तो उनकी मुलाकात यावाकरी के पापा से होती है और अंधक से भी होती है। अंधक एक ब्लाइंड मैन है और वो शूद्र है कास्ट से। अंधक ब्लाइंड ज़रूर है लेकिन उसकी इस वजह से बाकी मेमोरीज मतलब बाकी सेंसेस शार्प है काफ़ी, इस वजह से वो तुरंत समझ जाता है कि कौन आ रहा है उसकी तरफ या क्या चल रहा है। तो अंधक प्रवासु से पूछता है कि अगर प्रवासु ने मना कर दिया शादी से तो नितिलय से, तो वो कहता है कि मैं फिर उसे बताऊंगा, मैं नितिलय को नहीं छोड़ सकता, वो मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। और यहाँ पे फिर हमें एक और कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, उसका नाम है यावाकरी। यावाकरी अरवासु का कज़न है और उसके पास मतलब एक शक्ति है, यूनिवर्सल नॉलेज है उसके पास। 10 साल पहले उसने मतलब लॉर्ड इंद्र के लिए तपस्या की थी और फाइनली जब वो खुश नहीं हुए तो उसने एक सर्कल में मतलब एक गोला बनाया आग का, उस गोले के अंदर खड़ा हो गया। उसने फिर अपने हाथ पाँव आँख सब चीज़ें इंद्र को ऑफर करनी चालू कर दी और फिर लास्ट में इंद्र जो है वो फिर अपीयर हुए थे उसके सामने और उसके सारे बॉडी पार्ट्स को रिपेयर कर दिया और उसको ये वरदान दिया था। तो निरलय जो है वो काफ़ी, जब उसको पता चला तो वो दुखी हो गई क्योंकि इसकी जगह वो सोच रही थी कि वो अगर ये मांग लेता कि वो बारिश करवा दे तो इससे काफ़ी भला होता सोसाइटी का। सोचते थे कि तुम नॉलेज का क्या करोगे जब तुम्हारे आसपास कोई रहेगा ही नहीं, तुम किसी को बचा ही नहीं सकते हो, सारे बच्चे मर रहे हैं लेकिन तुम सिर्फ अपनी नॉलेज का तब क्या करोगे। फिर हमें विशाखा के बारे में पता चलता है। विशाखा जो है वो वाइफ है परवासु की। तो वो कोशिश कर रही है कि उसको जितना थोड़ा बहुत भी पानी मिल रहा है ज़मीन में छेद करने से मतलब, तो वो उसको कलेक्ट कर रही है एक पॉट में। और वो सिर्फ 26 ईयर्स की ओल्ड है लेकिन इस ऐसी ज़िंदगी है मतलब पानी ही नहीं बिल्कुल भी इतना काम करना पड़ता है, तो वो थोड़ी ओल्डर लगती है। तो जब वो पानी लेके जा रही होती है तो यवाकरी उसे रोक लेता है और उनकी बातों से फिर पता चलता है हमें कि शादी से पहले यवाकरी और वो लोग रिलेशनशिप में थे, यवाकरी और विशाखा। तो यवाकरी जो है वो तो यज्ञ में बिजी मतलब तपस्या में बिजी हो गया था, तो इस वजह से फिर विशाखा बताते हैं कि मैं काफ़ी लोनली हो गई थी उस समय। और यवाकरी उसे बताता है कि उसे ये सब मतलब ये नॉलेज वगैरह उसने उसकी मतलब उसकी इंद्रजी से सामना हुआ, उसने देखा भगवान को। लेकिन फिर वो भी उसे बताती है कि परवासु ने उसकी सारी हस्बैंडली ड्यूटीज़ को पूरी किया है। सिर्फ 1 साल तक उनकी शादी बढ़िया चली, उसके बाद परवासु भी सिर्फ उसकी बॉडी यूज़ करता था और अपनी बॉडी एक एक्सपेरिमेंटर की तरह, एक एक्सप्लोरर की तरह। और आज तक मुझे पता नहीं चला कि वो क्या ढूँढ रहे हैं, किस चीज़ की वो रिसर्च कर रहे हैं, जैसे असुर में उसके पापा करते थे वैसे ही। वो बताते हैं कि वो अब इस शादी के बाद भी अकेली हो गई है जब से परवासु जो है वो चीफ बन गया है इस यज्ञ का। उसके बाद वो दोनों एक चंपक ट्री के पीछे जाते हैं और उसके बाद उन दोनों में होता है। उसी समय फिर नितिलय और अरवासु की भी एंट्री होती है, तो नितिलय जो है वो कन्विंस करती है अरवासु को कि यह आखिरी से मिलाओ, क्योंकि रात में घर जाके अगर मुलाकात होगी तो वो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो वो वहीं पे बोलते थे कि जब यहाँ पे अवेलेबल है तो यहीं पे एक बार मिल के पहले इससे कंफर्म करो। फिर उन्हें वहाँ पे विशाखा का वो पॉट भी दिख जाता है जो पानी का था पॉट था। और नितिलय जो थी वो हंटर थी बाय बर्थ क्योंकि वो लो कास्ट की थी, तो ये सब उनका काम था। तो इस वजह से वो काफ़ी
चालाक भी होती है, तो वो विशाखा की पैरों को निशानों को पहचान जाती है और समझ जाती है कि वो किसी आदमी के साथ है पेड़ के पीछे। तो जैसे फिर वो कहती है अरवासु को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो जाते नहीं है। तो वो जाके पेड़ के पीछे देख लेता है अरवासु, और वो दोनों को पकड़ लेता है, विशाखा और यवागरी को, और उनके कपड़े फटे होते हैं। इस वजह से विशाखा जो है वो काफ़ी शर्मसार हो जाती है और वहाँ से वो चली जाती है। और जो नीति लगी है वो फिर यवागरी को एक सांप कहती है। तो फिर यवागरी जो है वो प्रोफेसी करता है, मतलब उसको वरदान मिला हुआ था, तो वो कहता है कि तुम 1 महीने में मर जाओगी। फिर वापस आने पे विशाखा और अरवासु को रेबिया मिलती है। जो रेबिया है वो मैन है, और वो समझ जाता है कि विशाखा की कंडीशन देख के कि मतलब क्या हुआ है, वो कहाँ से आई है, क्या करके। इस वजह से वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसको फिर मारता भी है। विशाखा पिटती है, वो उस समय भी बताती है कि वो यवागरी के साथ थी। ये सुन के उसके जो रेबिया है वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उसे गाली भी देता है और वो ये सब कहता है। यहाँ से पता चलता है हमें कि जो रेबिया है वो उसका फादर इन लॉ है। और वो काफ़ी गुस्सा होता है, तो इस वजह से वो मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर शांत होने के बाद वो बताता है विशाखा को कि उसने एक डिसीजन लिया है कि वो ब्रह्मरक्षा को बुलाएगा, जो कि यवागरी को अगले 24 घंटे में मार देगा। और वो ये भी बताता है कि विशाखा ये यवागरी को जाके बता दे, क्योंकि अगर यवागरी उस डेथ से बच जाता है तो वो फिर वो अपना बलिदान कर देंगे। और वो ये भी बता देता है उसको कि यवागरी अगर सेफ हो सकता है तो वो सिर्फ एक ही जगह है, अपने वो यवागरी अपने पापा की हर्मिटेज में जाके रहता है, तो वहाँ पे वो बच भी सकता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो यवागरी का पापा है उसका नाम भारद्वाज है, और वो भारद्वाज रेबिया, ये दोनों भाई भाई हैं। विशाखा और अरवासु भागते हैं यवागरी को ये बताने के लिए कि उसकी जिंदगी जो है खतरे में है। और विशाखा को यवागरी जो है एक बनियान ट्री के नीचे दिखता है, और वो अपन से मतलब वो विनती करते हैं कि वो अपने पापा के कुटिया में चले जाए। बेसिकली अभी जो यवागरी है वो उसका कोई मतलब था नहीं उससे, विशाखा से, तो उसने बस उसका यूज किया था रिवेंज लेने के लिए रेबिया से और उसके बेटों से। क्योंकि उसके जो पापा थे भारद्वाज, उसको उतना क्रेडिट नहीं देती थी सोसाइटी, और वो सिर्फ परवासु और उसके भाई और उसके पापा को ही मिलता था, और वो उसे लगता था कि उन्होंने धोखेधड़ी से किया है, इस वजह से। और फिर वो विशाखा को बताता है कि इतनी उसने प्रैक्टिस कर रखी है और इतना उसके पास ज्ञान है कि वो उस चीज़ को संभाल लेगा। तब उसने केयरफुली प्लान किया था कि वो रेबिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दे, ये सब उससे करवा ले, तो मतलब ये सब उसकी प्लानिंग ही थी। और वो यहाँ विशाखा को ये भी बताता है कि अगर विशाखा एग्री नहीं करती वो पेड़ के पीछे उसके साथ, तो वो ज़बरदस्ती भी कर लेता, क्योंकि ये सब तो प्लानिंग थी उसकी। चाहता था कि प्रवासु जो है वो फायर ये यज्ञ वक्त छोड़ दे इस वजह से, ताकि वो इतना गुस्सा हो जाए, तो ये सब उसने प्लानिंग करी थी। कि वो नहीं चाहता था कि प्रवासु हेल्प करे पानी को वापस लाने में, क्योंकि उसके पास एक सेक्रेट पानी था, मतलब मैं कह सकता हूँ कि कमंडलू था उसके पास, तो उसमें एक पावरफुल पानी था इस वजह से। लेकिन फिर विशाखा उसका पानी वो निकाल देती है, तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो काफ़ी डर भी जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई पावर बची नहीं, वो अपने पावरलेस फील करता है। फिर उन्हें एक ज़ोरदार आवाज़ आती है, तो वो समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मरक्षा की आवाज़ है, तो फिर दोनों डर जाते हैं काफ़ी, और यवाकरी फिर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागता है। जैसे वो घर के पास पहुँचता है, तो अंधक जो है वो उसको रोक लेता है। उसके पैरों की आवाज़ वो पहचान नहीं पाता है कि ये यवाकरी है, और वो सोचता है कि ये कोई घुसपैठिया है, इंट्रूडर है। और इसी मोमेंट पे ब्रह्मरक्षा आता है और यवाकरी की डेथ हो जाती है। एक्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है, और फिर एक्ट 2 में हम देखते हैं कि जो निर्दय के भाई हैं वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, और वो लोग धीरे आवाज़ में बात कर रहे हैं। प्रवासी फिर वहाँ पे हफ्ते में आता है और उन लोगों को बोलता है, वो लोग, लेकिन जो वो उसका भाई था वो सब बस सिर हिला के उसका रिप्लाई करते हैं। लेकिन रवासू को और कोई फैमिली मेम्बर दिखता नहीं है, तो वो पूछते हैं बाकी मेंबर्स कहाँ हैं। उसने कहा कि पूरे दिन तो उन्होंने उसका वेट किया था, इस वजह से अब वो घर जा चुके हैं वापस। लेकिन फिर वो उसको उसके भाई को बताता है कि वो लेट हो इस वजह से हो गया क्योंकि उसको यवाकरी का अंतिम संस्कार करना पड़ा, और हम इंग्लिश में कहेंगे क्रीमेट, CREMAT। उसका भाई भी एग्री कर जाता है कि हाँ तुम भी अपनी जगह सही हो, लेकिन अब मैं कुछ तो कर नहीं सकता हूँ। तो इस चीज़ से हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो फैमिली है नेतले की, वो एग्री नहीं है, और इस वजह से वो बस बहाना ढूंढ रही है कि किस तरह वो फेल कर दें अरबासु को। इस वजह से उसका भाई उसको ये बताता है कि जो उसके पापा हैं वो इतने समय तक वेट नहीं कर सकते थे, वो ज़्यादा काफ़ी गुस्सा हो गए, इस वजह से वो नतीले की शादी किसी दूसरे से करवाएंगे। और ये सुनकर अरबासु काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटेड हो जाता है, और वो मतलब एक बैक करता है, एक भिखारी की तरह उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है उसके भाई से। अब नतीले की शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में। उसका भाई कहता है कि लोग आप वैसे ही पहले से तुम लोगों के बारे में आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन अब शादी होने वाली है, तो अब उसको बदनाम मत करो उसका नाम लेके इतना ज़्यादा, और अब जो चीज़ें हो रही हैं उसको होने दो। उसी मोमेंट पर प्रवासों की एंट्री होती है, और मतलब जो अरवासु है वो अब घर आ चुका है, और वहाँ पे उसके पापा जो हैं वो रेबिया, वो अभी तक जगे हुए हैं। लेकिन जब वहाँ पर प्रवासु आता है तो वो लोग चौंक जाते हैं कि वो जग छोड़ के बीच में कैसे आ गया।
कि सिर्फ अब 1 महीना बचा हुआ था ये पूरा होने में। पूछने पे प्रभासु कहता है कि आप सब लोगों ने मेरी वाइफ की हरकत के बारे में सुना हुआ है, लेकिन किसी ने भी मुझे डायरेक्टली ये बताने की हिम्मत नहीं की। और जो उसके फादर है वो भी जीलस है प्रभासु से, क्योंकि उसके पापा की जगह उसको चीफ बना दिया गया है इस वजह से। अब प्रभासु और उसके पापा जा चुके थे, तो विशाखा और प्रभासु अकेले बच गए हैं अब घर में। और अब विशाखा को पता चल चुका था कि प्रभासु को पता चल चुका है उसकी जो उसने किया था यावाकरी के साथ प्राइवेट चीज़ें। वो अपनी बातें भी रखती हैं फिर, लेकिन सॉफ्ट तरीके से, और उसमें शिकायतें भी होती है कि मतलब उसने उसको नेगलेक्ट किया, इग्नोर किया विशाखा को उस प्रभासु ने। तो वो चीज़ें सब उसको बताती है उस समय, लेकिन जो प्रभासु है वो किसी चीज़ का आंसर नहीं देता है। और वो यावाकरी पे हंसता है और वो बताता है कि वो यावाकरी जैसा बेवकूफ़ नहीं है, और यावाकरी की जगह वो अच्छी चीज़ें कर रहा है, वो एक प्रॉपर प्रोसेस कर रहा है गॉड को खुश करने के लिए। और उसका बिहेवियर देख के वो समझ जाते हैं कि अब विशाखा समझ जाते हैं कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा, तो इस वजह से वो उससे रिक्वेस्ट कर दिया है कि प्रभासु जो है वो मार दे उसको। दोबारा बताती है उसको कि आपके पापा जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और आपसे मतलब जलते हैं, क्योंकि उनको चीफ प्रीस्ट ना बना के आपको चीफ प्रीस्ट बना दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे फिर जो रेबिया है वो वापस आ रहा होता है और वो रिक्वेस्ट करती है उससे विशाखा कि अभी भी समय है, जल्दी से मुझे मार दो। तो वो जो है अपना तीर कमान उठा लेता है प्रभासु, और जैसे उसके पापा आते हैं तो वो उनको मार देता है, क्योंकि इस वक्त उसने विशाखा ने उसको बताया था कि डेफिनेटली शी इज लिविंग अलोन, सो शी हैज आल्सो बिकम अ विक्टिम ऑफ हिज लस्ट ऑफ हिज फादर। अब जो सीन है वो अरवासु की तरफ शिफ्ट होता है। अरवासु जो है एक टैमारिंड के पेड़ पे चढ़ा हुआ है और वो नितिलाई को देख रहा है, लेकिन फिर वो तुरंत ही अरवासु की आवाज़ सुनता है जो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। फिर वो देखता है कि विशाखा और प्रभासु जो है वो रेबिया की बॉडी के पास बैठ के रो रहे हैं, लेकिन वो रो रहे नहीं रहे होते हैं क्योंकि उसने मारा ही था, तो वो दरअसल रो नहीं रहे होते हैं। तो वो देख के भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन उसको तो दुख होता ही है। लेकिन फिर प्रभासु कहता है अपने भाई से कि ये सब करने के बजाय अब जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो रीति रिवाज है, वो चीज़ें जल्दी से जल्दी करो। तो ये भी कहता है कि बड़ा बेटा तो वो सही चीज़ करनी चाहिए, बट वो नहीं कर सकता क्योंकि उसी ने मारा था और फिर उसको यज्ञ में भी जाना है, इस वजह से। जो अरवासु था वो उसके लिए मतलब उसकी आज्ञा फॉलो करता है प्रॉपर तरीके से। फिर विशाखा जो है वो समझ जाती है प्रभासु के इविल इंटेंशंस, और इस वजह से वो अरवासु को मना करती है। तो लेकिन फिर भी अरवासु जो है वो चीज़ें फॉलो करता है। फिर प्रभासु जब जंगल से वापस आता है तो उसे ब्रह्मरक्षस दिखता है और वो बताता है कि वो भी एविल पर्सन हुआ करता था जब वो आदमी था, लेकिन इस वजह से जब वो मर गया तो अब उसकी जो बर्थ है वो दोबारा हुआ नहीं एक नॉर्मल इंसान की तरह, इस वजह से अब वो ब्रह्मरक्षस बन चुका है। वो बताता है कि अब वो फंस चुका है, अब ना ही उसकी डेथ है ना है वो बर्थ है, अब वो बीच में फंस चुका है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। प्रभासु रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करे मोक्ष पाने में, लेकिन फिर प्रभासु मॉक भी करता है उसके ऊपर। वो कहता है भाई मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, और वो चला जाता है फिर अपने यज्ञ के लिए। प्रभासु जो है वो अपने पिता के सारे कर्म क्रिया करके आ जाता है और ब्राह्मणों के बीच फिर वो भी बैठ जाता है जाके। तो देख के प्रभासु जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि जो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं वो भी वो गलत गलत पढ़ने लगता है फिर। तो उसकी बिहेवियर की वजह से सब लोग नोटिस कर लेते हैं उसको। तो प्रभासु जो है फिर अरवासु से सबके सामने वहाँ क्वेश्चन करता है और वो ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से पिताजी की डेथ हुई है। इससे पहले अरवासु को समझा पाता, बाकी ब्राह्मण इतनी सी बात सुन के ही उसको हवन से बाहर कर दिया घसीटते हुए। अरवासु ये सब देख के इतना ज़्यादा चौंक गया और ये अपने भाई के इस धोखे को वो समझ नहीं पाया कि मतलब क्या ये कैसे हुआ। एक सेकंड यहाँ खत्म होता है, अब एक थर्ड चालू होता है। यहाँ अरवासु को तो वहाँ से निकाल दिया गया था, तो अरवासु को मतलब इस गांव से थोड़ा सा आउटर स्कर्ट में आके बाकी नॉर्मल लोगों के साथ, मतलब जो रोड्स पे रहते हैं उनके साथ रहता है। वह नितलाई भी उसके बगल में सो रही होती है वहाँ पे। फिर अरवासु अचानक से उठता है, वो घबरा जाता है, फिर नितलाई भी उठ जाती है। फिर नितलाई बताती है, चेक करती है, तो अरवासु का जो फीवर है वो अब पहले से ठीक हो चुका है। अरवासु काफी खुश होता है नितलाई को देख के और एक बच्चे की तरह हंसता है। और नितिन भी वासियों को बताते हैं कि जो बाकी गरीब लोग सो रहे हैं उनके अगल-बगल में, वो सब वेट कर रहे हैं कि वो भंडारा कब होगा, क्योंकि अभी यज्ञ खत्म होने वाला है, तो इस वजह से वो सब भंडारे का वेट कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जब उसने सुना कि अरवासु को मतलब लोगों ने मारा, तब वो वहाँ से भगा दिया। उसको जैसे ही पता चला, वो अपना हस्बैंड, घर-वर सब छोड़ के उसके पास आ गई। पाशु ने फिर यहाँ पे नितले को ये भी बताया कि चुपके से वो अपने भाई के घर में गया था और उसने पूछा उससे धोखे का रीज़न क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन वो जो उसका भाई था परवासु, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, उल्टा दोबारा उसको पिटवा देता है वहाँ पे जो भी सोल्जर्स रहते हैं, गार्ड्स वगैरह से। परवासु वो है, वो फिर अब फिक्स कर लेता है कि मैं अपने भाई से दोबारा मिलूँगा, ये सब चीज़ें क्लियर करूँगा। लेकिन फिर नितिला ये है, वो मना कर दिया कि भाई ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो तुम्हारे लिए धोखा दे चुका है और उससे आंसर देना होता तो वो पिछली बारी में आंसर दे चुका होता।
लेकिन उसी समय बैकग्राउंड में नितिलाई के भाई और उसका हस्बैंड चुपचाप बैठ के वो देख रहे थे नितिलाई और इसको अरवासु को। और फिर जब नितिलाई जाती है फल लेने के लिए तो वो उनको देख लेती है गलती से और वो काफ़ी डर जाती है। वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ये चीज़ नितिलाई को देख रहे थे वो नोटिस नहीं कर पाते हैं उसके हस्बैंड और भाई। वहाँ पे अरवासु की मुलाकात एक एक्टर मैनेजर से होती है। वो बताता है कि कैसे उसकी फैमिली यहाँ पे एक प्ले के लिए आई है, क्योंकि यज्ञ हो रहा है, एक समाप्त होने वाला है अभी इस वजह से। लेकिन वो बताता है कि वो अभी ये प्ले पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके जो एक प्ले में शामिल एक पुराना आदमी है वो मर चुका है और उसके भाई के पैर में इन्फेक्शन हो गया है और काफ़ी समय से उसने खाना भी नहीं खाया है, तो इस वजह से किसी में इतनी पावर है नहीं। फिर अरवासु उसको बोलता है कि चलो ठीक है, वो उस चीज़ को कर लेगा, उसे ये डांस वगैरह भी आता है। लेकिन उसी में फिर दिलाई वापस आ जाती है और वो उसे बताती है कि कैसे उसने उसके भाई और हस्बैंड आए हुए हैं और दोनों ही डर जाते हैं फिर। और वो सोचते हैं कि अगर अभी अचानक से चले जाएंगे तो उसके भाई और उसके पति के मन में कुछ डाउट हो जाएगा। इस वजह से वो तुरंत एकदम से गायब होने का फैसला नहीं लेते हैं। तो वो एक जंगल में जाते हैं और वहाँ छुप जाते हैं और दोनों जाके नहीं छुपते हैं। दरअसल नितिलाई अकेले जाके छुप जाती है और वासु ने तो एक्टर मैनेजर से बात कर ली थी, तो इस वजह से फिर वो अब डांस करने के लिए राजी हो जाता है ट्रिम्प में। और वो जो प्ले था उसका नाम था ट्रियम्फ ऑफ लॉर्ड इंद्रा। एक्टर मैनेजर था, उसने अरवासु को बताया कि आपका सूटेबल रोल आपके लिए वृत्रा का रहेगा, तो आप उसका रोल कीजिएगा। और जो ये प्ले है लॉर्ड इंद्र और डेमन वित्रत, मतलब इंद्र जी की लड़ाई जब वित्र राक्षस से हुई थी, वित्र राक्षस से, तो उसके बारे में ये प्ले उसने बनाया था। अरवासु को जब ये पता चला तो वो थोड़ा सा मतलब आनाकानी करने लगा कि उसको डेमन का रोल मिला है, लेकिन फिर नितिलाई ने उसको कन्विंस किया कि वो इसको ये रोल करना चाहिए, क्योंकि तब उसके भाई से आमना सामना होगा, क्योंकि उसके भाई को फिर इंद्र का रोल मिला हुआ था, इस वजह से ही। फिर दोनों एग्री हो जाते हैं, तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि जब वो प्ले ओवर हो जाएगा तो नितिलाई और अरवासु दोनों भाग जाएंगे साथ में। अब अरवासु ने मास्क पहन लिया था और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो प्रॉपर तरीके से रोल में डूब चुका है। लेकिन अभी जो इंद्र का रोल है वो एक्टर मैनेजर खुद ही कर रहा है। और स्टार्ट जब होता है, अब रोल स्टार्ट हुआ ये प्ले, तो अरवासु जो है वो काफी दहाड़ते हुए खूंखारते हुए आता है। फिर इस प्ले में एक और कैरेक्टर है विश्वरूपा का। तो विश्वरूपा और वित्र जो है वो आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं और ऐसा शो करते हैं वहाँ पे ऑडियंस को कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और इंद्र को वहाँ देखा जाता है कि इंद्र जो है वो विश्वरूपा विरुद्ध दोनों से हेट करता है, जो कि उसके स्टेप ब्रदर्स हैं। वो हेट करता है विश्वरूपा से, क्योंकि वो जो है उसने उसका जन्म एक ह्यूमन से हुआ था, इंसान से जन्म हुआ था, इस वजह से। और इसके अलावा इंद्र जो है वो ये भी डरता था कि विश्वरूपा जो है वो उसका सिंहासन हथिया लेगा, लेकिन वो अब उसको मार नहीं सकता है, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन हमेशा वित्र करता रहता है। इंद्र ये भी बताता है ऑडियंस को वहाँ पे कि उसके जो पिताजी हैं उन्होंने एक वुमेन से मीट किया था और उस बताया विर्थ को बताया था कि अभी जो तुम्हारा ब्रदर है विश्वरूपा, तुम्हें उसकी रक्षा करनी है सबसे, चाहे वो तुम्हारा खुद का भाई हो। इंद्र वो उसे मारने की कोशिश करेगा तो उससे भी तुम्हें उसकी रक्षा करनी है, पहले ही उसके पापा ने बता दिया था वो। इंद्र जो है वो हमेशा की तरह प्लानिंग करता है इन दोनों को मारने के लिए कि कैसे दोनों को अलग अलग किया जाए पहले। और ये विश्वरूपा और जो वृत्त है ये दोनों मतलब भाई भाई हैं, भाई भाई वाला प्यार है दोनों में। तो इंद्र जो है वो डिसाइड करता है कि उसे एक यज्ञ करना चाहिए अपने पिताजी ब्रह्मा जी के लिए। तो वो सारे गॉड्स को इनवाइट करता है, लेकिन जब विश्वरूपा को इनविटेशन रिसीव करता है वो तुरंत मान जाता है अपने दिल से। जब विश्वरूपा वृत्त के साथ उस यज्ञ में आता है, अरे विश्वरूपा आदमी है, तो इंद्र जो है वो उसको रोक देता है। वो कहता है कि वृत्त तो राक्षस है, तो इस वजह से वृत्त जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता है। जो है वो विश्वरूपा को मना करता है कि भाई अकेले मत जाओ, क्योंकि मुझे इंद्र पे भरोसा नहीं है। बट फिर भी विश्वरूपा जो है वो अपने भाई की बात तो टाल नहीं सकता, और फिर ऊपर से ये यज्ञ है पिताजी के लिए, तो कहता है कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। और फिर वो वहाँ पे विश्वरूपा जो है बैठ जाता है यज्ञ में जाके, और बाहर वृत्त जो है वो वेट करता है उसका। उसी टाइम यज्ञ में उठ के सबको दिखाने के लिए यज्ञ के बीच में से उठ के वो जाता है और विश्वरूपा के पीछे से उसके पीठ में अपना वो बिजली भोंक देता है। मतलब कि जो उसका थंडरबोल्ट उसका वेपन है वो उसको पीछे से भोंक देता है और तुरंत ही फिर विश्वरूपा की चीख निकलती है। और ये सीन देखते ही पर वासु जो है वो तुरंत आ जाता है ऊपर, और ब्रह्म रक्षक भी आ जाता है उसके बाद। अब बाहर खड़ा हुआ विथ जो खड़ा था उसका भाई उस विश्वरूपा की आवाज सुनता है, तो वो भी आ जाता है फिर अंदर, और वो काफी ज्यादा डर जाता है विश्वरूपा को मरते हुए देखते हुए। और इस वजह से वो फिर अंदर के पीछे भागता है उसको मारने के लिए। इतना ज़्यादा डूब चुका होता है कि वो एक्चुअल जो वहाँ पे असली का हवन हो रहा था ना, वहीं पे वो चला जाता है उस पर अटैक करने के लिए।
जो इंद्र था, इंद्र का रोल कर रहा था वो एक्टर, वो देख के उसको मतलब रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई ये असली असली यज्ञ है, मतलब बाकी लोग भी इसको रोकने के लिए ट्राई करते हैं। फिर जो एक्टर मैनेजर है वो समझ जाता है कि इसके ऊपर जो मास्क लगा रखा है उसने इसको ओवर कंट्रोल कर दिया है और इस वजह से अगर इसे रोका नहीं गया तो ये सब कुछ खराब कर देगा। और तभी जो वहाँ पे बाकी विलेजर्स थे वो भंडारे के लिए वेट कर रहे थे, वो भी दौड़ते हुए आ जाते हैं, हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। जो प्रवासु था जब वो उठ के आता है तो वो चुपचाप से सब चीजें देख रहा होता है। जब ये चीजें अनकंट्रोलेबल हो जाती है तो वो चुपचाप से उठता है, जाता है। और जब वो जाते हैं तो तभी नेदली की भी एंट्री होती है। नेदली आके तुरंत अरवासु का मास्क हटा देती है, तब जाके वो कहीं रुकता है। जो प्रवासु है ना वो साइलेंटली उठ के यज्ञ के हवन में चला जाता है, वो बीच में खड़े हो जाता है, मतलब कि हवन के बीच में वो जलते हुए खड़े हो जाता है। तो तभी नेतिले और प्रवासु सोचते हैं कि अब सॉरी नेतिले और अरवासु सोचते हैं कि अब निकलना चाहिए, हमें भागना चाहिए। लेकिन तभी उसका हस्बैंड और ब्रदर आ जाते हैं नेतिले की, और वो अरवासु को किक करते हैं, किक मतलब नॉर्मली मारते हैं और नेतिले को जान से मार देते हैं। प्रभासु काफी टूट जाता है और वो फिर नितिलाई की बॉडी उठाता है और तुरंत उस सैक्रिफाइस फायर की तरफ जाता है। लेकिन फायर जो है वो खत्म हो चुकी थी और इंद्र अपीयर भी हो गए थे। जब वो इंद्र आते वो कहते हैं कि अरवासु बेटा, तुम दुखी मत हो। अब हमें तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ, वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। वासु कहता है कि नितिलाई को लाइफ इस जगह पे मतलब दोबारा जीवन दान दे दो। तो वो केंद्र कहते हैं कि ये हो तो जाएगा लेकिन इसके लिए फिर हमें पूरा टाइम चक्र बदलना होगा। तो इससे फिर उसका जो भाई है प्रवासु, उसके पापा रेबिया या वाकरी, वो सब भी जिंदा हो जाएंगे। और वासु जो है वो एग्री कर देता है, लेकिन जो इंद्र है वो फिर भी बताता है उसे कि ये चक्र तो फिर भी होके रहेगा क्योंकि उनकी मृत्यु है तो है। तो वो कहता है कि नहीं, अब वो ये सब जानता है, वो सब समझ गया है, तो अब वो और ज्यादा चालाकी से करेगा और नीतिले को कुछ नहीं होने देगा। और इसी मोमेंट पे परम रक्षा भी आता है और वो अपील करता है कि भाई तुम मेरी रक्षा, मेरे लिए भी कुछ मांग लो, क्योंकि अब मेरे कुछ हो नहीं सकता। वो बीच में लटका हुआ था। तो वो कहता है कि तुम मेरे लिए भी वरदान ले लो इनसे। तो एट लास्ट वो उसके प्लीट करने पे एग्री हो जाता है कि क्योंकि अगर नीतिले उसकी जगह पे होती तो वो भी यही करती। तो ऐसी मोमेंट पर जब वो एग्री हो जाता है तो बारिश होने लगती है और जगह खुशी छा जाती है। हर कोई एकदम ओवरजॉय हो जाता है। और तभी जो ब्रह्म रक्षा है वो बहुत ज्यादा जोर से हंसता है और गायब हो जाता है। जो प्ले है वो एंड हो जाता है अरवासु की चीख से, और अरवासु चिल्लाता है, इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग।